दो भाई जब आपस में लड़ते हैं तब क्या होता है, प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 16। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पूरे परिवार के साथ ये वीडियो देखिएगा प्लीज़। कच्छ के दो राजवी वंशों में वैर। कच्छ के उज्जवल इतिहास में भदुआ और भाद्राम नाम के दो भाई की बात आती है। उन दोनों के नाम से दो वंश चले। भदुआ के वंश में आजी और भाद्राम के वंश में पुनराजी नाम के दो भाई जरकाचा नामक स्थान में मिलकर राज्य करते थे। ये दोनों अत्यंत तेजस्वी और बहादुर थे। एक बार जरकाचा में दुष्काल पड़ा। अपार पशुधन एनिमल्स नष्ट होने लगे। जीना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए दोनों भाई अपने विपुल पशुधन को लेकर पंजाब की ओर निकल पड़े। कई स्थलों में अपना पराक्रम बताते हुए वे सियालकोट तक पहुंचे। हालांकि सियालकोट के राजा के पास अधिक ताकतवर सेना का बल था, फिर भी इन दोनों भाइयों के आगे वो कमजोर साबित हुआ। राजा हार गया और भागकर काबुल के बादशाह की पनाह ली। बादशाह ने फौरन कहलाया, सियालकोट को छोड़ जाओ या फिर शाही सेना से भिड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर लो, यानी कि बादशाह से भिड़ने की तैयारी कर लो। आजी और पुनराजी घबरा गए। बादशाह से टक्कर लेने की स्थिति उनमें नहीं थी, और यदि भिड़ भी जाए तो विरासत में मिले जरकाचा को भी खोना पड़े, वैसे भी नौबत आ सकती थी। अपना मुल्क खोना पड़े वैसी उनकी इच्छा नहीं थी, और जरकाचा में दुष्काल भी पूरा हुआ था। वहाँ की प्रजा भी इन्हें बहुत याद करती थी। अतः अब क्या किया जाए, इस चिंता में दोनों डूब गए। अंत में फैसला किया कि आजी 500 श्रेष्ठ बछड़ों को लेकर बादशाह के चरणों में नजराना धरे, यानी कि गिफ्ट दे, और फिर बादशाह की हुकूमत स्वीकार करनी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। निर्णय अनुसार आजी काबुल पहुंचा। नजराना देखकर बादशाह फिदा हो गया और बोला, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। आजी ने कहा, आपकी मीठी नज़र। वैसे भी बादशाह ने इन दोनों के पराक्रम शौर्य की बातों को पहले सुन रखा था। सियालकोट के राजा को हरा देना ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। आजी की जीवन तेजस्विता भी नज़रों से देख ली थी। इससे बादशाह को प्रतीत हुआ कि कब ये दोनों भाई मेरे लिए हर्डल बन जाए, रोड़ा बन जाए, कहा नहीं जा सकता। अतः सांप मरे नहीं और लकड़ी टूटे नहीं, ऐसी चाल, ऐसी युक्ति उसने सोच ली। इन दोनों भाइयों के बीच में कुछ ऐसा कर देता हूँ कि ये दोनों आपस में ही लड़ मरेंगे। लेकिन इन दोनों में आग कैसे लगाई जाए, यह भी एक प्रश्न था। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्रेम और विश्वास था, लेकिन बादशाह ने इसका भी जवाब सोच लिया। दोनों उत्तम बलवान हैं, दोनों के पास एक समान सैन्य बल और पशुधन है। अतः यदि दोनों को एक समान भेंट दूंगा, गिफ्ट दूंगा, तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होगा। लेकिन एक को कम, दूसरे को ज़्यादा दूंगा तो ज़रूर उनमें अनबन होगी। इस प्रकार मन में तय करके आजी को देने के लिए अत्यंत कीमती भेंट तैयार करवाई और पुनराजी के लिए कम कीमती तैयार करवाई। भेंट लेकर आजी लौटा। एक को कॉस्टली गिफ्ट, एक को चीप गिफ्ट। सियालकोट पहुंचकर उसने दोनों भेंट पुनराजी को बताई। बादशाह की प्लानिंग कामयाब हुई। गिफ्ट्स को देखकर पुनराजी के मन में शंका का कीड़ा रेंगने लगा। उसने आजी से पूछा, अपन दोनों एक समान हैं, न तुमने मुझसे ज़्यादा पराक्रम किया है, न ही मैंने तुमसे, तो फिर बादशाह ने उपहार में ऐसा फर्क क्यों रखा। आजी ने सरलता से कहा, देख भैया, बादशाह ने ऐसा क्यों किया ये तो मैं भी समझ नहीं पाया। मैं तो सिर्फ जो दिया वो लेकर आया हूँ। आजी की बात पुनराजी के मन का समाधान नहीं कर पाई। उसको लगा, ज़रूर इसने मुझे कम पराक्रमी साबित किया होगा और अपनी बड़ाइयाँ हांकी होगी, वरना ये भेदभाव हो ही नहीं सकता। उस समय तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों के बीच चिंगारी लग गई थी। कच्छ का इतिहास कहता है कि उन दोनों भाइयों के बीच भयंकर खून खराबा और बेहिसाब नुकसान हुआ। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और आजी की मौत पुनराजी के हाथों हुई। इतना ही नहीं, परंतु दोनों वंशों में वह वैर चलता रहा। मुझे क्यों नहीं की जंग। मेटीरियलिस्टिक चीज़ें कम ज़्यादा देनी, यह एक कातिल भेद नीति है, जिससे भयंकर वैर भी बंध जाता है। सीता रामचंद्र जी को मिली और मुझे क्यों नहीं, ऐसा रावण ने सोचा, और इसी पर रामायण का सर्जन हुआ है ना। सेचनक हाथी और दिव्य कुंडल हल्ल विहल्ल के पास ही क्यों, मैं राजा हूँ, मेरे पास ही रहने चाहिए। इस जिद्द से कोनिक अपने ही भाइयों को शत्रु बना बैठा। करोड़ों आदमियों का जिसमें संहार हुआ, उस रथ मूसल और कंटकशिला युद्ध की आग भी इसी तरह मेटीरियलिस्टिक चीज़ों के कारण से भड़की थी। ये पूरी हल्ल विहल की स्टोरी हम बहुत पहले देख चुके हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ताकि बहुत क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ गृहस्थी इसमें फंसे हैं ऐसा नहीं है, उत्कृष्ट साधक भी इस जाल में फंसे हैं। सिंह गुफा के बाहर 4 महीने तक मैंने निर्जल उपवास किए तो गुरुदेव ने मुझे सिर्फ दुष्कर कारक कहा, और वेश्या के वहां रहकर षड्रस भोजन करने वाले स्थूल भद्र को दुष्कर कारक कहा।
बस इसी विचारधारा ने सिंह गुफावासी मुनि के ऊपर अपना शिकंजा कसा तो वे व्यर्थ ही महामुनि स्थूलभद्र के दुश्मन जैसे बन गए। ये स्टोरी भी हम बहुत पहले पोस्ट कर चुके हैं, जरूर जानने जैसी, एक बार फिर से देख सकते हैं। वर्तमान में भी ऐसी घटनाएं कहाँ कम है। बाप की संपत्ति का बंटवारा करने में एक चीज़ है, दोनों बेटे अड़ गए, इस चीज़ को तो मैं ही रखूंगा, अरे ये तो मेरी है, मैं ही रखूंगा। बात बढ़ गई और एक दूसरे से बोलना बंद, एक दूसरे के घर पर आना जाना बंद, अरे एक दूसरे का मुंह देखना भी बंद। कभी कभार तो हद हो जाती है, दोनों भाई कोर्ट में भी आमने सामने हो जाते हैं, संपूर्ण बर्बाद भी हो जाएंगे। कोर्ट में केस चलता रहे, वकीलों का पेट पलता रहे, सरकारी कर्मचारियों की जेबें गर्म होती रहे, लेकिन घर फूंक कर तमाशा कर देते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन भाई पर मुकदमा वापस नहीं खींचते, कोई हालत में नहीं। अरे जिस भाई के साथ एक माँ की गोद में खेले कूदे पढ़े लिखे बड़े हुए, कभी एक ने दूसरे के लिए मारपीट खरोचे खाई तो कभी दूसरे ने पहले वाले के लिए मार खाई, अवसर आए तब एक दूसरे के लिए प्राण देने तक की भी बातें किया करते थे, वही भाई आज आंखों के सामने उसका चेहरा भी आ जाए तो नफरत की आग भड़क जाती है। दुनिया का हर एक इंसान अच्छा लगता है, लेकिन अपना ही भाई खराब से खराब। दूसरा कोई आदमी अगर मुसीबत में आ फंसे तो मदद करने जैसी लगती है, लेकिन खुद का भाई यदि किसी आफत में फंस जाए तो किसी भी हालत में हेल्प नहीं करनी, ऐसे विचार मन में घूमने लगते हैं। उल्टा ऐसे खराब विचार भी आ जाता है कि उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, वो इसी के लायक है। वारे वाह, एक ही माँ बाप के दो बेटों के बीच भी मटेरियलिस्टिक नश्वर चीज़ के लिए कैसा वैर विरोध, और फिर तो एक पराई वस्तु के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए सगे भाई के साथ तीव्र द्वेष वाले उस व्यक्ति को कर्मसत्ता बुरी रीत से परेशान करने में सफल हो जाती है। कर्मसत्ता ने संपत्ति का लालच दिया और दो भाई लालच के इस जाल में फंस गए। बस कर्मसत्ता को यही चाहिए था और वही हुआ। कहीं पर दहेज को लेकर पति अपनी पत्नी को परेशान करता है तो कहीं पर एलिमनी के नाम से पत्नी केसेस करके अपने ही पति को टॉर्चर करती है। दोनों सिचुएशन में कारण मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही है, पैसा गाड़ी बंगला आदि। इनमें से एक भी वस्तु मृत्यु के बाद कोई भी लेकर जाने वाला नहीं है। लेकिन कर्मसत्ता को यही चाहिए था कि दोनों लड़ते रहे ताकि वैर होता रहे, कर्मों का बंधन होता रहे और दोनों जीव भटकते रहे। देरानी जेठानी में भी इसी तरह की लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। सास ससुर ने उसे इतना दिया, मुझे इतना दिया, उसको इतनी कीमती साड़ी, मुझे इतनी सस्ती, उसके पीहर वालों को इतना सम्मान और मेरे पीहर वालों को कम सम्मान, उसकी इतनी तारीफ, मेरी थोड़ी भी नहीं, उल्टा डांटते रहते हैं। सास ससुर का मुंह देखने लायक होता है। दोनों जेठानी देवरानी लड़ किसके लिए रहे? मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। और लड़ किससे रहे हैं? जीव से। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ अपनी है नहीं और हो सकती नहीं, उसके लिए अपनी ही देवरानी के साथ या फिर जेठानी के साथ, यानी कि एक अन्य जीव के साथ लड़ रहे हैं। है ना कर्मसत्ता द्वारा मोहजाल का भयानक खेल। जीवों को पुद्गल का आकर्षण होना चाहिए, बस इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अट्रैक्शन होना चाहिए, बस। कर्मसत्ता तो लड़ाने के लिए तैयार बैठी है। देरानी जेठानी की इस लड़ाई में हंसती खेलती जॉइंट फैमिली हो जाती है सेपरेट न्यूक्लियर फैमिली। और फिर बातचीत तो बहुत दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं आता एक दूसरे को। पुद्गल के कारण यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ के कारण खुद के परिवार से दूर हो जाते हैं। कहाँ गई हमारी समझदारी? गुरु भगवंत पूछते हैं। भाई भाई में भी ऐसा ही होता है। छोटे भाई के मन में ऐसे विचार आते हैं कि दुकान से बड़ा भाई ज़्यादा पैसे उठाता है, उसको कोई हिसाब नहीं पूछता, और मैं थोड़े पैसे भी लूँ तो हिसाब मांगते हैं, उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और मुझ पर शक करते ही रहते, डाउट करते ही रहते। बड़े डिसीजंस में उसके आइडियाज़ लेते हैं और मुझे तो कोई पूछता भी नहीं, जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे सब कुछ उसी को आता है और मैं तो जैसे अनपढ़ गवार हूँ। वो 2-3 घंटे दुकान पर लेट आ जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, मैं 15 मिनट लेट आऊँ तो मेरे खिलाफ आंखें लाल होने लगती है। मेहनत मैं करता हूँ और हर जगह तारीफ उसकी होती है, क्रेडिट तो उसको मिलता है। बस ऐसे विचारों के कारण फैमिली में भूकंप के झटके आने शुरू हो जाते हैं और फिर इंडिया पाकिस्तान जैसे 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह की परेशानियां हर घर में आज भी देखने को मिल रही है। पहले हिल मिल कर रहते थे और आज अलग। पहले इतना प्रेम था कि परिवार के बिना रह नहीं पाते थे, आज तो भड़ास निकालने का मौका मिलना चाहिए बस। अपने ही भाई के परिवार में छोटी बड़ी परेशानियों को देखकर जो खुश होते हैं, ऐसी अनेक फैमिलीज पर रिसर्च किया जाए तो इन सब लड़ाइयों के बेस में एक ही चीज़ नज़र आएगी, भौतिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो न कभी किसी की परमानेंट हुई है और ना ही कभी हो सकती है। धन संपत्ति एवं मान सम्मान आदि ही इन प्रॉब्लम्स की जड़ है। और सिर्फ फैमिलीज में ही नहीं, समाज, राज्य, देश और दुनिया में भी यही सत्य छिपा हुआ नजर आएगा। हर घटना के पीछे यही भौतिक चीज़ें होगी। किस्सा 2 दोस्तों का। एक किस्सा बहुत साल पहले किसी मैगजीन में पूज्यश्री ने पढ़ा था। इलाहाबाद की कोर्ट ऐतिहासिक कहलाती है। कई पुराने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केसेस वहाँ चले हैं।
उसकी पुरानी बिल्डिंग में कोर्ट के हॉल के एंट्री गेट पर दोनों ओर 2 स्टैचूज लगे हुए हैं। स्टैचूज किसी दानदाता के नहीं बल्कि 2 जमींदारों के हैं। स्टैचूज के नीचे उन दोनों का इतिहास लिखा हुआ है। वे दोनों मित्र थे, पास पास दोनों की जमीन जायदाद थी। एक बार थोड़ी सी जमीन के लिए दोनों के बीच टकरार हुई। दोनों उस जमीन पर अपना अपना हक जमाने की मेहनत करने लगे। बात बढ़ गई और मामला बिगड़ गया। केस इस हाईकोर्ट में आया। अब बात जमीन की नहीं रही, नाक का सवाल हो गया। दोनों में भयंकर वैर की आग भड़क गई थी। केस चलता रहा। विवादास्पद जमीन के सिवाय सारी जमीन जायदाद अदालत के चक्करों में साफ हो गई। दोनों के परिवार बर्बाद हो गए, दोनों कंगाल जैसे हो गए। और जब कोर्ट ने फैसला दिया, उस वक्त जो व्यक्ति जीता था, यानी कि केस जीता, उसके पास सिर्फ वो विवादास्पद जमीन का टुकड़ा हाथ लगा, और जो हारा उसके पास शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं, अर्थात बाकी सब कुछ दोनों परिवारों ने खो दिया था। अब इतने से टुकड़े का करेंगे भी क्या? इस इतिहास को लिखकर नीचे लिखा है, इस बात को बराबर पढ़ लो और फिर इस अदालत में आना हो तो आओ। ईगो पहले ही साइड में रख लिया होता तो इतना सब कुछ हारना नहीं पड़ता। जो व्यक्ति केस जीता, उसका अहंकार भी जब थम गया होगा, तब लगा होगा कि भाई केस तो जीत गए, इतना सा टुकड़ा तो हाथ में आ गया, लेकिन बाकी सब तो हार गए। कर्मसत्ता ने जमीन के टुकड़े का लालच दिया। दोनों मित्र उसमें फंस गए। मित्रता गई साइड में, दोनों लड़ पड़े। ईगो भयानक, संपत्ति भी गई और दोनों परिवार कंगाल हुए। शत्रुता बोनस में मिली। यही तो कर्मसत्ता का खेल है, डिवाइड एंड रूल। लालच का जाल फेंको और जीवों को फंसाओ। अब बोलिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अपनों के साथ या फिर जीवों के साथ लड़ना सही है या गलत? कर्मसत्ता खतरनाक खेल खेलती है। किसी को ज्यादा मान सम्मान दिलाती है तो किसी को कम, किसी को सुंदर सौभाग्य दिलवाती है तो किसी को भयंकर दुर्भाग्य, किसी को माल मिष्ठान तो किसी को रूखा सूखा भोजन, किसी को सुंदर चीज तो किसी की भद्दी चीज, किसी को यश तो किसी को अपयश, किसी को सत्ता मिलने का आनंद तो किसी को सत्ता खोने का दुख। ये सब कुछ कर्मसत्ता का कमाल है। इसलिए जिस व्यक्ति को ऐसे विचार आता है कि मुझे यहाँ पर मान सम्मान कम मिलता है, मेरी तो बिल्कुल ही कीमत नहीं है, मुझे कम या घटिया चीज़ दी है और दूसरों को बढ़िया दी है, मुझे यश देते नहीं परंतु दूसरों को देते हैं, इस तरह के विचार जब आते हैं तब उसे ऐसा सोचना चाहिए कि कर्मसत्ता की भेद नीति, डिवाइड एंड रूल का मैं बलि बकरा बनकर खुद के परिवार आदि का त्याग करके यदि उनका दुश्मन बना तो शत्रुता के बीज बोए जाएंगे। कर्मसत्ता को इससे बहुत फायदा होगा और मैं तबाह हो जाऊंगा, भटकते रहूंगा। इस तरह के विचार से मन में चल रहा घमासान शांत होगा। और यदि ऐसा भी सोच लिया जाए कि मेरा वैसा पुण्य नहीं है, उसका वैसा पुण्य है, इसलिए डिफरेंस होगा ही, उसे ज़्यादा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा, तो इसमें कंप्लेंट क्यों करना? तब तो सोने पे सुहागा। स्वप्न में भी अलग होने का विचार आएगा ही नहीं। आया भी होगा तो भी इन शुभ विचारों को देख वह कुविचार भाग जाएगा और फिर न होगा डिवीजन, न होगा सेपरेशन, न होगी ईर्ष्या, न होगा द्वेष, न क्लेश, न शत्रुता, न वैर, न विरोध। बस सिर्फ मैत्री से उभरता हुआ हृदय रहेगा। प्रेम की ठंडी हवा बहेगी, जीवों के बीच मैत्री बनी रहेगी और कर्मसत्ता को बार बार हारना पड़ेगा। इसलिए जब कभी कोई नापसंद घटना घट जाए और मन में विभाजित होने के, डिवाइड होने के, सेपरेट होने के विचार आने लगे और वे विचार तूफान मचाने की तैयारी करे, उस समय कर्मसत्ता की कुटिल नीति का शिकार नहीं बनना है। इसकी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीडियो को बार बार देखकर उन विचारों के तूफानों को शांत कर सकते हैं। ऐसे में प्रश्न उठ सकता है कि इस तरह से सहन करते रहेंगे तो अन्याय होता रहेगा ना, तो जो हमारे साथ गलत करेगा उसका क्या? इस प्रॉब्लम का सलूशन जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में hrudayoudgar.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।